हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। परीक्षा मंथन सीरीज में आज नेशनल का पार्ट 2 हम करेंगे और जहाँ तक हो पाएगा कम समय में इसको करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जीएसटी तक कंप्लीट किया था। जीएसटी के बाद एसएचजी महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था, इसको हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। क्या है ये? थाईलैंड के फुकेट में आयोजित 23वें IBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का चेयरमैन चुना गया। इसका काम क्या है? यह उपलब्धि भारत की 5 दशकों की विश्वसनीय मीडिया साझेदारी और नेतृत्व की पुष्टि करती है। यह चुनाव 2016 के बाद भारत की शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में महत्वपूर्ण वापसी है, जब भारत ने इसके कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इस बार भारत को न केवल कार्यकारी बोर्ड का नेतृत्व मिला, बल्कि वह अगस्त 2025 तक AIBD महासम्मेलन का अध्यक्ष भी है। ये अगस्त तक ही था, 2025 तक ये रिलेवेंट है। भारत का पहला स्मार्ट बुद्धिमान गांव कौन सा है? सतनावरी। महाराष्ट्र में है, नागपुर जिले में है। सतनावरी गांव है, आज डिजिटल युग में ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। राज्य सरकार की पहल और वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज के मार्गदर्शन में यह गांव देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने की ओर अग्रसर है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? केरल है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्कैनिंग में यहाँ प्रॉब्लम हुआ है मुझसे, थोड़ा हम इसको कोशिश करेंगे। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट योजना। अच्छा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट योजना। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत परिकल्पित मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो सिस्टम है, योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ और शिक्षार्थी केंद्रित बनाना है। मल्टीपल एग्जिट विकल्प है क्या? कक्षा 1, 2 या 3 वर्ष बाद, छात्र 1, 2 या 3 वर्ष बाद स्नातक कार्यक्रम से निम्नलिखित के साथ बाहर निकल सकते हैं। प्रमाण पत्र के साथ निकलेंगे 1 वर्ष के बाद। 2 वर्ष का डिप्लोमा कहा जाएगा। स्नातक की डिग्री 3 वर्ष के बाद। ऑनर्स रिसर्च के साथ ऑनर्स 4 वर्ष के बाद। छात्र बिना क्रेडिट खोए अपनी डिग्री पूरी करने का एक निर्धारित अवधि के भीतर पुनः प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट 2 वर्षीय कार्यक्रम के पहले वर्ष के बाद डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ग्रेजुएट डिग्री उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करने वाले छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का 1 वर्ष पूरा करने के बाद ग्रेजुएट वाला उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मोबाइल कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लाइसेंस मिलने की घोषणा की। स्टारलिंक SpaceX है, एलन मस्क का है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है। किस कक्षा में होगा? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लेटेंसी कम होगा इससे। UPSC का शताब्दी वर्ष था 2025-26। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक UPSC अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। शताब्दी वर्ष का उद्देश्य न केवल पिछले 100 वर्षों की उपलब्धि को याद करना, बल्कि अपने आने वाले वर्षों के लिए सुधार वगैरह करना है। इतिहास क्या? UPSC की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम 1919 और ली कमीशन 1924 की सिफारिशों से हुई, जिसने उच्च सिविल सेवाओं के लिए स्वतंत्र भर्ती निकाय की आवश्यकता पर बल दिया। 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की पुनर्स्थापना की गई। प्रथम निजी भारी जल हैवी वाटर D2O कहते हैं इसको, जल परीक्षण सुविधा कहाँ किया गया? परमाणु ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में मुंबई में स्थित टेमा इंडिया ने इसको आगे किया। DTO क्या है? एक जल का एक विशेष रूप है जिसमें सामान्य हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का भारी जो इसमें क्या कहते हैं इसको समस्थानिक होता है। यह सामान्य जल H2O से भारी होता है, परमाणु रिएक्टरों में विशेष उपयोग के लिए आवश्यक है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में ये यूजफुल होता है। इसमें भारत में इसका उत्पादन भारी जल बोर्ड हैवी वाटर बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में पहली निजी परीक्षण सुविधा कहाँ है? पालघर जिले में
के अछाड़ में 25 जुलाई को पहली निजी भारी जल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया टीमा इंडिया ने। बार्क से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की खरीद आदेश के तहत बनाई गई। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, MP में जबलपुर है, इसके आगे ध्यान नहीं देना इसमें। हाल ही में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को कार्यकारी परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC को भेजा जाएगा। MP ने पहले से ही MBBS पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करवा चुका है। यह कॉलेज इस पहल को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी को पढ़ाई, परीक्षा, प्रशिक्षण तीनों हिंदी में उपलब्ध कराएगा। दूरसंचार नीति 2025। भारत सरकार ने वर्ष 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के 7 वर्ष बाद नई दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा जारी किया। इसका क्या है कि कनेक्टिविटी, सुरक्षा, स्थिरता, अनुसंधान, विनिर्माण, रोजगार सृजन, ये सब मोस्टली ये मेंस में इस टाइप की चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। 80% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा पाइप का पेयजल। ओके, अगस्त 2000, ये सब आंकड़े हैं कुछ, ठीक है, उतना आंकड़ा हम ध्यान रख पाएंगे नहीं। सबसे सराहनीय काम भारत के 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, वहीं उत्तराखंड में, ये सारा डेटा है हमारा, उतना ध्यान नहीं रखेंगे। 80% तक पहुंच गया, काम खत्म। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारत। हाल ही में भारत ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। यह विश्व का पहला ऐसा डिजिटल मंच है जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, मतलब कि जो आदिवासी जो जिस चिकित्सा प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से संरक्षित और सुलभ बनाता है। अमेरिकन बहुत बार जो होता है ना, बहुत सारे हमारा जो चिकित्सा प्रणाली है आदिवासियों से चुरा करके उसको पेटेंट करा लेते हैं वो लोग, फिर उसको अपना नाम दे देते हैं। ऐसा बहुत सारे जगहों पर किया गया है, ऐसा बहुत, मतलब को ये चीज़ देखने को मिला है। सारा जो उनका नुस्खा था वो चुरा कर अपना नाम उसमें लगा कर और उस पर पेटेंट करके खूब पैसा कमाते हैं वो लोग। भारत में ई गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रयास। इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद की प्रोत्साहित के लिए 500 करोड़ दिया। इतना आगे बढ़ेंगे। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अनुपालन तंत्र में शामिल 9 भारी औद्योगिक क्षेत्रों में से 8 में कार्यरत संस्था जैसे कि इस्पात संयंत्र के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता उत्पादन लक्ष्यों की घोषणा की। ये कार्बन क्रेडिट का जो ट्रेडिंग है ये इस तरीके से है कि कॉप वगैरह में इसकी खूब चर्चा होती है, ठीक है। वहाँ आप पढ़ेंगे कार्बन ट्रेडिंग किस तरीके से एक देश ज़्यादा इमिशन करता है तो दूसरा जो है कम करता है तो उसको क्रेडिट बेच करके उसका भरपाई कर लेता है। कि भारत की समुद्री तटरेखा और द्वीपों की नई गणना इंपॉर्टेंट है। 11,098 किलोमीटर है। ये डेटा अपने दिमाग में ठूस लो। कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? 48% की वृद्धि दर्शाती है, ठीक है। 1970 के दशक में भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7515 किलोमीटर आंकी गई थी, किंतु अब सटीक तरीके से नापने पर 48% बढ़ गया, हो गया 11,098 किलोमीटर। ये कोई अधिग्रहण के कारण नहीं हुआ बल्कि सटीकता के कारण हुआ। एक चीज छूट गया है मुझसे, ठीक है, ये वाला पेज ही मैंने छोड़ दिया गलती, सॉरी। आइए हम इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, नेशनल कोऑपरेटिव होगा सर इसका इंग्लिश। 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका अनावरण किया। सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 समिति ने इतना, ये सब काम का नहीं है। कब के लिए है? 20 वर्षों के लिए है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहकारिता मंत्री जानते ही हो आप, कोऑपरेटिव वगैरह जो होता है। हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करना। 26 तक 2 लाख पैक्स का गठन करना। सभी राज्य को अपनी राज्य सहकारी नीति बनाने का निर्देश। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026। सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी, समावेशी, पेशेवर बनाना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार वितरण में भाग लिया। प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग, ठीक है। सुपर सैनिटेशन लीग में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों में इंदौर है,
सूरत है, नवी मुंबई प्रमुख रहे। ये शहर न केवल अपने राज्यों के लिए प्रेरणा है बल्कि पूरे राज्य के लिए एक आदर्श है। इन्हें प्रीमियर श्रेणी में स्थान दिया गया है। भारत के नए स्वच्छ शहर। इस वर्ष की सबसे बड़ी घोषणा में अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ को भारत के नए से स्वच्छ शहरों के रूप में चुना गया है। उतना हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदराबाद छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। विशाखापट्टनम नगर निगम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य नदी जल विवाद जो है एक अवलोकन, इसको थोड़ा सा डिटेल में इसको बताया गया है। तो हम आइए देख लेते हैं इसको ब्रीफ में। 2014 में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के पुनर्गठन के बाद दोनों राज्य के मध्य कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। 16 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नदी जल विवाद से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई है। दोनों राज्य कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के पानी पर निर्भर हैं, जो उनकी कृषि, औद्योगिक और पेयजल आवश्यकता को पूरा करते हैं। तेलंगाना का दावा है कि आंध्र प्रदेश ने विशेष रूप से कृष्णा नदी से अत्यधिक पानी का उपयोग किया है, जैसे कि पोथीरेड्डी हेड रेगुलेटर के माध्यम से। आंध्र प्रदेश का तर्क है कि उसकी परियोजना जैसे पोलावरम बनक चेरला लिंक परियोजना सूखा प्रभावित रायल सीमा क्षेत्र के लिए आवश्यक है। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है। प्रमुख नदियां एवं परियोजना। कृष्णा नदी जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। प्रमुख परियोजना में शामिल है श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर, पोथीरेड्डी हेड रेगुलेटर, ठीक है। ये सब कृष्णा नदी का पार्ट है। ओके, कृष्णा में लिख देता हूँ, इसको ध्यान में रखो, एग्जाम में धड़ल्ले से आता है ये सब क्वेश्चन, सैकड़ों एग्जाम में पूछ चुका है। गोदावरी नदी यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर प्रवाहित होती है। इस पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं पोलावरम है, बनक चरेला परियोजना है और अन्य परियोजना है जैसे पालमुरू, रंगारेड्डी, दिंडी ईटीसी। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से निर्मित उच्च रिजोल्यूशन वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि विश्व की सबसे सटीक एवं स्थानीयकृत मौसम भविष्यवाणियों का प्रदान करना है। इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया। यह हाई स्पीड का सुपर कंप्यूटर अर्का के माध्यम से संचालित होता है। ओके, भारत के विकास पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या है? विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित किया है। अब ये $2.15 प्रतिदिन से बढ़कर $3 प्रतिदिन हो गया है। इस नए मानक के अनुसार भारत में गरीबी की दर में काफी ज्यादा कमी देखी गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में 27.1% की आबादी गरीबी दर 2022-23 में घटकर मात्र 5.3% रह गई है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4 से घटकर के 2.8 हो गई है 2022-23 में। ये कुछ डेटा अगर ध्यान रख सकें थोड़ा तो रख लें, हो सके स्टेटमेंट बनाकर कहीं पूछ लें, लेकिन ये जून 2025 का है तो पूछ सकता है एक साल के अंतर्गत अगर कोई एग्जाम होता। शहरी क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी जो है घट करके 10.7 से 1.1 हो गई है। ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर 7.7% अंक से घटकर 1.7% अंक रह गया है। ये सब कुछ कारण है क्यों रिपोर्ट बनाई जाती है। रोरो फेरी सेवा हम देख लेते हैं। 14 जुलाई 2025 को गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया। कहाँ किया? इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है। कहाँ किया? गोवा में। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएगी, जो चोराव द्वीप और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएगी। कदम न केवल दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि गोवा के जल परिवहन और पर्यटन को भी मजबूत करेगा। रोरो फेरी सेवा है क्या? एक ऐसी जलयान प्रणाली है जिसमें यात्री अपने वाहन के साथ
फेरी पर सवार हो सकते हैं। उन्हें उतरने के लिए वाहन से बाहर आने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में उपयोगी है जहां सड़कों की उपलब्धता सीमित हो। लेकिन बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा देखा गया है कि गाँव में ही कार को डाल देते हैं। ठीक है, कहीं वही वाला तो नहीं है रोरो फेरी, लेकिन ये पहली क्यों है ये नहीं पता। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का राज्य किसने दिया है? महाराष्ट्र ने दिया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन सब न्यूज में। सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव याकटेन। याकटेन सिक्किम के पॉकयोंग जिले के स्थित याकटेन गांव को भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। यह पहल का उद्देश्य न केवल आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया आधार प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? डिजिटल पेशेवरों को शांत, प्राकृतिक और सुविधाजनक परिवेश प्रदान करना, स्थानीय परिवार को स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराना, विशेषकर पर्यटन के ऑफ सीजन में, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना, होम स्टे संस्कृति को नया रूप देना, केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि वर्क एंड स्टे मॉडल को प्रोत्साहन देना। सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव याकटेन है। बर्नीहाट और दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहर। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA द्वारा एक रिपोर्ट में, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा। अब हम जहां से छूट गए थे वहां जाते हैं। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून में नवनिर्मित राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन का औपचारिक उद्घाटन किया। ये सब कुछ वहां पे किया गया, उसको सौंदर्यीकरण वगैरह। सिपकीला दर्रा। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किन्नौर जिले में 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिपकीला दर्रे को घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया। यह कदम सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत चीन व्यापार के फिर से शुरू होने की उम्मीदों को बल देता है। यह एक मोटर वाहन योग्य पहाड़ी दर्रा है जो भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। सिपकीला। यह दर्रा हिमाचल के किन्नौर जिले और तिब्बत के नगारी संभाग के चांदा जिले के बीच स्थित है। ठीक है, उतना नहीं ध्यान देना है, बस इतना ध्यान रखो कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला का पुराना नाम है पेमला साझा द्वार था। वर्ष 1962 के बाद इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा घोषित कर दिया गया और बाद में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसका नाम सिपकीला रखा। सतलज नदी इस दर्रे के पास से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको माइंड में रखना है। सतलज नदी इस दर्रे के पास से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। दैट्स इट। और सतलज को तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? लांग केन जंगबो। लांग केन जंगबो, लांग केन जंगबो के नाम से सतलज नदी को तिब्बत में जाना जाता है। सतलज को तिब्बत में लांगकेन जंगबो के नाम से जाना जाता है। अब आगे आते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक हुई है। भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर है। इनको अध्यक्ष चुना गया है, भूपेंद्र यादव को। और ये IBCA जो है, ये किसका जो घोषणा है वो मोदी जी ने किया हमारा 9 अप्रैल 2023 को। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की औपचारिक स्थापना मार्च 2024 में की गई। भारत ने इसका नोडल निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। इसका स्थायी सचिवालय भारत में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। भारत द्वारा इनिशिएटेड है। अरुणाचल प्रदेश 2025 से 35 तक जल विद्युत दशक। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया है 2025 से 35 को। 58,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का इष्टतम दोहन करने के लिए की गई है। इसे जलवायु परियोजनाओं से मुफ्त बिजली के माध्यम से उत्पन्न राजस्व का रणनीतिक प्रबंध कहा गया है। भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। ये वही लोकपाल हैं जिनका डिमांड था कि गाड़ी के तौर पर उनको मर्सिडीज और BMW चाहिए। ये भ्रष्टाचार कम करेंगे भारत में। ठीक है भाई। हाल ही में भारत के लोकपाल के एक नया आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें अपनाया है।
क्या है लोकपाल? लोकपाल एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका स्थापना 2013 में हुआ था, जो अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद। इसका मुख्य कार्य है केंद्र सरकार के उच्च पदाधिकारियों, मंत्री, नौकरशाह, पीएम वगैरह जो भी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, इसके शिकायतों की निष्पक्ष जांच करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यार ये थोड़ा सा अजीब फैक्ट है, मुझे इमीडिएटली चेक करना पड़ेगा। लोकपाल, एक सेकंड, थोड़ा सा लोकपाल समझ में नहीं आया ये थोड़ा सा। इसका मुख्य कार्य है केंद्र सरकार के उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों, नौकरशाहों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की मुख्यालय लोकपाल हेडक्वार्टर। स्विट्जरलैंड में चेक कर रहा हूँ, शायद ये मिसप्रिंट होगा, मुझे लगता है यहाँ तक कि ये बिल्कुल मिसप्रिंट है। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये भारत में ही स्थित है भाई। ये ऐसा कैसे इसने लिख दिया? सॉरी, ये गलत फैक्ट यहाँ पे डाला हुआ है। लद्दाख के लिए केंद्र सरकार की नई नीतियां क्या हैं? 3 जून 2025 को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश यूटी लद्दाख के लिए आरक्षण, अधिवास भाषाएं एवं हिल काउंसिल की संरचना को लेकर नई नीतियों की घोषणा की। यह लद्दाख के निवासियों के लिए संवैधानिक संरक्षण एवं जनजातीय अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। एसटी के लिए कितना आरक्षण? 85% आरक्षण सुनिश्चित किया है। वर्तमान में 80% नौकरियां एसटी के लिए आरक्षित हैं। 4% सीमा क्षेत्र के निवासियों के लिए हैं। 1% अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए, और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हैं। ओके। अधिवास प्राप्त करने का अनिवार्य शर्त 15 वर्षों से निरंतर निवास 2019 से होगी। अर्थात जो व्यक्ति वर्ष 2019 के बाद लद्दाख में बसे हैं वे 2034 तक आदिवासी नहीं माने जाएंगे। वहां के जो रेसिडेंट है डोमिसाइल वाले, उनको वो नहीं माना जाएगा। पहली बार हिल काउंसिल में चक्रीय आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू किया गया है। यह स्थानीय स्वशासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हिल काउंसिल 33% रिजर्वेशन देने का बात किया गया है। लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी को मान्यता दी गई है। पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत। हाल ही में कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च व्हीकल PRV का निर्माण करेगा। राज्य सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इससे प्रभावित लोगों को राहत एवं मुआवजा देने में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज किया जाएगा। ये क्या है पोलर रिसर्च वेसल? थोड़ा सा इसके बारे में जरूर देख लेंगे। डिजिटल जनगणना 2027 आ गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट होगा इस बार जनगणना हमारा। 16 जून 2025 को जारी केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। पहला फैक्ट, यह 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना शुरू होगी। अर्थात जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च 2027 के प्रथम दिन इतने बजे होगी। हालांकि जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले क्षेत्रों में संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। दूसरा फैक्ट, विदित हो कि संदर्भ तिथि से तात्पर्य यह है कि इस समय से पूर्व जन्मे व्यक्ति ही जनगणना में शामिल किए जाएंगे। तीसरा फैक्ट, भारत की पिछली जनगणना 2011 में संदर्भ तिथि मार्च 2011 के पहले दिन रात 12 बजे मतलब 12 AM तथा जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके क्षेत्र के लिए अक्टूबर 2010 के पहले दिन इतने बजे थी। संदर्भ तिथि थोड़ा सा रेफरेंस डेट मुझे लगता है ये हो सर, रेफरेंस डेट एक बार ध्यान रख लें कि इस टाइप का फैक्ट आपका एग्जाम में घुसेड़ डालेगा। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च 2027 के प्रथम दिन, ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख इनके लिए 1 अक्टूबर 2026 रहेगी, ठीक है। स्थलीय बंदरगाह जो है, मतलब कि
लैंड के थ्रू जो जितने भी ये होता था उसके थ्रू जो बांग्लादेश में से आने वाला सामान था उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत ने स्थलीय बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से होने वाले आयात, विशेष रूप से तैयार वस्त्रों, रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक नीतियों व क्षेत्रीय भू राजनीति में एक तनाव को दर्शाता है। बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा तैयार वस्त्र निर्यातक देश है और भारत इसका एक प्रमुख बाजार है। बांग्लादेश से भारत को होने वाले 93% तैयार वस्त्र निर्यात स्थलीय बंदरगाह जैसे हिली, बेनापोल, फुलबारी, चंपर बांधा के माध्यम से होते हैं। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कुल निर्यात में लगभग 80% है और जीडीपी में 16% योगदान देता है। इंडिया को इस पर काम करना चाहिए। 17 मई 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से तैयार वस्त्रों और अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं जैसे प्लास्टिक, लकड़ी का फर्नीचर, जूस, कार्बोनेट पेय ईटीसी के आयात पर त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में स्थित स्थलीय सीमा शुल्क और एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ये मैटर तो रिजॉल्व हो गया, तो लेस लाइकली कि पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है भाई? 20 मई 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा ने राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस प्रकार मिजोरम यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में उल्लास कार्यक्रम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की प्रभावी भूमिका रही। उल्लास कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको लाया गया था। इसका पूर्ण नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को शिक्षित करना है जिन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाया। यह योजना का उद्देश्य केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं है, बल्कि आजीवन शिक्षा, महत्वपूर्ण जीवन कौशल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देती है। भारत का पहला परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र हाल ही में ये उत्तराखंड टिहरी में हुआ है। ये टिहरी डैम पे, ठीक है, टिहरी नदी है या डैम है उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। ये कोची समुद्र जहाज आपदा क्या है? केरल सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC एल्सा 3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। MSC एल्सा 3 मालवाहक जहाज जो विजिंगम से कोची के लिए रवाना हुआ था, अपने बंदरगाह से कहाँ गया ये? अपने बंदरगाह से 38 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में भारी मौसम का सामना करने के बाद 24 मई को डूब गया वो। अच्छा, ये कौन सा जहाज था? MSC एल्सा 3। केरल सरकार ने इसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। दीव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती हाल ही में 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती ने पर्वतारोहण की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चुनौती 7 शिखर को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही वे भारत के सबसे युवा 7 समिट्स विजेता बन गए हैं। 7 शिखर का अर्थ है पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां। ओके, यह पर्वतारोहण की दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित चुनौतियों में से एक मानी जाती है। एशिया में कौन है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका किलिमंजारो। यूरोप माउंट एल्ब्रस। उत्तर अमेरिका डेनाली। दक्षिण अमेरिका अकोंकागुआ। अंटार्कटिका माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोसियसजको। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म क्या है? कर्नाटक के चित्रकूट में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटो पायलट सिस्टम के साथ एक महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षण श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह तकनीक उपग्रह एवं ड्रोन के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है तथा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक वाहन है जो कि सोलर एनर्जी से चलती है, लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम होता है। ठीक है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान मई 2025 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की।
यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है जिससे भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। कोडाई कनाल वेधशाला विशेष डाक टिकट। डाक विभाग ने कोडाई कनाल सोलर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। टिकट बेंगलुरु स्थित भारत खगोल भौतिकी संस्थान में एक विशेष समारोह में जारी किया गया। यह वेधशाला भारत में सौर खगोल भौतिकी के अनुसंधान की जन्मस्थली मानी गई है। 100 वर्षों से अधिक समय से सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन में अग्रणी रहा है। इंपॉर्टेंट है, कोडाई कनन वेधशाला पर विशेष टिकट जारी किया। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किसके लिए सिक्का जारी हुआ, टिकट जारी हुआ। मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? अमित शाह ने उद्घाटन किया। एक राष्ट्रीय खुफिया साझाकरण केंद्र है जो खूब आईबी के तहत कार्य करता है। स्थापना 2001 में कारगिल युद्ध के बाद स्थापित और वर्ष 2008 में मुंबई हमलों के बाद अधिक मजबूत किया गया। इसके उन्नत संस्करण का उद्घाटन हुआ जो आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी भूमिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा में इसकी प्रभावशीलता को रेखांकित किया है। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन। विश्व स्तरीय आइस कोर प्रयोगशालाएं शामिल हैं। विश्व स्तर पर इन प्रयोगशालाओं को अग्रणी माना जा रहा है। ये केंद्र अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमालयी क्षेत्रों में वायु जल एवं पर्यावरणीय डेटा के दीर्घकालिक अध्ययन में सहायक होंगे। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन। ठीक है, ये अंटार्कटिका या ठंडा जो जगह होता है हिमालय क्षेत्र में, अंटार्कटिका हो गया, पोलर रीजन वगैरह में पर्यावरण वगैरह पे स्टडी करेगा। नारी शक्ति का नौसैनिक परचम। आईएनएस तारिणी द्वारा रचा इतिहास। 29 मई 2025 को भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने आईएनएस तारिणी पर सवार होकर विश्व की 2 सदस्यीय महिला नौकायन परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी की। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 नेवल ओशन सेलिंग गोवा से हुई। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल पवन ऊर्जा पर आधारित महिला नौसेना अधिकारियों द्वारा 2 सदस्य विश्व परिक्रमा पूरी की गई। आईएनएस तारिणी सोलर एनर्जी से लैस था। ठीक है, 2 महिला जो थी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई। दुधवा टाइगर रिजर्व की कतरनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ने वाली एक अनूठी पहल है। यह यूपी इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। यह मैलानी जंक्शन से बिचिया तक जो दुधवा और कतरनिया घाट के बीच 170 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन हुआ है। एक 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की अंतरिक्ष औद्योगिक नीति क्या है 2025 की? वहां पर स्टेट जो है वो अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है। क्या उद्देश्य? अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करना, इसरो की साझेदारी में निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स को सहयोग देना, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए डिजाइन, निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स को समर्थन देना। ठीक है, तो वीडियो हो चुका है 44 मिनट का। इसको लंबा अब ज़्यादा नहीं करेंगे, डेली हम इतना ही करके 4 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। ऐसे ही ज़्यादा लंबा होगा पढ़ने में, फिर मोनोटोनस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट 3rd